गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ लेसन 3। विशेष आवश्यकता वाले बालक। विशेष आवश्यकता वाले बालक कौन से होते हैं? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। नीड्स मीन्स क्या होता है? आवश्यकता होती है। स्पेशल मीन्स होता है विशेष। चिल्ड्रन मीन्स होता है बालक। विद माने तो दीर्घ एवं लघु उत्तरीय प्रश्न है। विशिष्ट बालकों से आपका क्या अभिप्राय है? विशिष्ट बालकों की प्रकृति क्या है? विशिष्ट बालकों का अर्थ और विशेषताएं क्या हैं? समान व विशिष्ट बालकों में क्या अंतर है? अथवा विशिष्ट बालकों की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ हमने प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति की है। शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है। कुछ समय पूर्व तक हम किसी भी प्रकार से असमर्थ बालकों की शिक्षा पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र को एक नई राह दी है। आज अगर हम किसी भी क्षेत्र में नज़र डालते हैं तो हमें प्रत्येक क्षेत्र में मनोविज्ञान का योगदान नज़र आता है। शिक्षा के प्रचार प्रसार से पहले शारीरिक या मानसिक दोष वाले बालक को बुरी नज़र से देखा जाता था तथा इसे पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझा जाता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों की सोच में परिवर्तन आने लगा और हमने उन बालकों को भी समाज का अंग मानना शुरू कर दिया। आज सभी प्रकार के बच्चों की, चाहे वे शारीरिक विकलांग हैं या अधिगम असमर्थ या भावनात्मक रूप से ग्रस्त हैं, को शिक्षा ग्रहण करने का समान अधिकार है। सरकार के साथ साथ समाज के लोग भी इनकी शिक्षा को लेकर चिंतित हैं तथा प्रत्येक स्तर पर इनकी शिक्षा का प्रबंध करने की कोशिश जारी है ताकि इस प्रकार के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सके और वे भी समाज का अंग बन सकें। नई शिक्षा नीति 1986 में इस प्रकार के बालकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि बिना किसी भेदभाव के वे भी अपने सामर्थ्य के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सके। यानी जो विकलांग बच्चे थे, यानी उनमें कोई कमियां थी, तो क्या होता था कि उन्हें देने का अधिकार मिला। 1986 में विशेष रूप से इसका वो हुआ कि हाँ दिया जाए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए इन बच्चों को दिया जाए। प्रकृति के नियम के अनुसार कोई भी दो प्राणी एक जैसे नहीं होते हैं। यानी अगर प्रकृति के नियम के अनुसार हम देखें तो कोई भी प्राणी एक जैसे नहीं होते। दो प्राणियों की शक्ल चाहे आपस में एक जैसी लगती हो, लेकिन वास्तव में वह एक जैसी नहीं होती है। इसी प्रकार से प्रत्येक बच्चे दूसरे के समान लगता है, लेकिन वह दूसरे के समान नहीं होता है। प्रत्येक बालक में अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जो उसे दूसरे बालकों से भिन्न करती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी सभी बालकों एक समान नहीं होते हैं। कुछ बालक अधिक बुद्धिमान है तो कुछ बिल्कुल ही पिछड़े हुए। कुछ बालक शारीरिक दृष्टि से पूर्णतः स्वस्थ हैं तो कुछ अपंग है। कुछ बालकों को सुनने की समस्या है तो कुछ अंधे हैं। कुछ बालक बुद्धिमान होने के कारण अपने आप को समाज में स्थापित नहीं कर पाते तो कुछ समाज में अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। सभी बालकों में कुछ ना कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। विशिष्ट बालक कौन है? प्रत्येक विद्यालय में सभी प्रकार के बालक समान नहीं होते हैं। कुछ ऐसे बालक भी होते हैं जिनकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं।
ये विशेषताएं शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक हो सकती हैं। इस प्रकार जो बालक सामान्य बालकों से अलग विशेषताएं रखते हैं उन्हें विशिष्ट बालक कहा जाता है। हेक ने लिखा कि विशिष्ट बालक वे हैं जो किसी एक या अनेक गुणों की दृष्टि से सामान्य बालकों से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होते हैं। ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए विशेष प्रबंध करना पड़ता है। जैसे जो विकलांग स्टूडेंट होते हैं उनके लिए हम कुछ ना कुछ विशेष करते हैं और उनकी शिक्षा भी विशेष होती है। विशिष्ट बालकों की परिभाषा विभिन्न मनोवैज्ञानिकों व विद्वानों ने विशिष्ट बालकों को इस प्रकार परिभाषित किया है। क्रो एंड क्रो जी कहते हैं कि 1948 के अनुसार विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द किसी ऐसे लक्षण या उस लक्षण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है, जबकि लक्षण को सामान्य रूप से में प्रत्यय की सीमा इतनी अधिक होती है कि उसके कारण व्यक्ति अपनी साथियों का विशिष्ट ध्यान प्राप्त करता है और इससे उसके व्यवहार का अनुक्रियाएं प्रभावित होती हैं। ऐसे बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था विशेष रूप से करने की आवश्यकता पड़ती है। अध्यापक की उनकी पहचान, समायोजन तथा शिक्षा की और विशेष ध्यान देना पड़ता है। विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से पर्याप्त रूप से भिन्न होते हैं। ऐसे बालक प्रायः सभी विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। उनके लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन करना पड़ता है। सैमुअल ए क्रिक के अनुसार विशिष्ट बालक वह बालक है जो सामान्य बालकों से शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक व संवेगात्मक विशेषताओं से भिन्न होते हैं और उसके गुणों को अधिकतम सीमा तक विकसित करने के लिए विशेष कक्षा का प्रबंध करना पड़ता है। W.M. क्रुइक्सचेक के अनुसार एक विशिष्ट बालक वह है जो शारीरिक बुद्धिमानी और समाज के आधार पर सामान्य बालक की अपेक्षा गुणों में अधिक विकसित हो तथा सामान्य शिक्षा कक्ष में शिक्षण के कार्यक्रम के मध्य उसे विशिष्ट प्रकार के व्यवहार की आवश्यकता है। हेबेट तथा फार्नेस के अनुसार यानी जो हेबेट और फार्नेस जी हैं ये बता रहे हैं कि विशिष्ट ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रिया, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी हों अर्थात समानता, ऐसे गुण दुर्लभ हों। ऐसी अनोखी दुर्लभ क्षमताएं उसकी प्रवृत्ति तथा कार्यों के स्तर में भी हो सकती है। इस प्रकार के बालक प्रतिभाशाली बालक के रूप में परिभाषित होते हैं। ऐसे बालक बड़ी आसानी से अन्य बालकों के बीच में पहचाने जा सकते हैं। टेलफर्ड और शौरे के अनुसार विशिष्ट बालक शब्दावली का प्रयोग उन बालकों के लिए करते हैं जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में इतने अधिक भिन्न होते हैं कि उन्हें अपनी क्षमता के अधिकतम विकास हेतु विशेष सामाजिक और शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। सर्च वार्टज के अनुसार जब हम किसी को विशिष्ट कह कर वर्णित करते हैं तो हमें व्यक्ति को औसत या समान लोगों जिन्हें हम एक या इससे अधिक लक्षणों के संबंध में जानते हैं से अलग रखते हैं। वालिन के अनुसार प्रारंभिक स्कूल के 1000 बालकों में से लगभग 500 बालकों में कुछ विशिष्टताएं पाई जाती हैं। इसमें भी लगभग 50 अर्थात 10% बालक शारीरिक या मानसिक हीनता से ग्रस्त दिखलाई पड़ेंगे। अन्य बालक मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक या व्यक्ति संबंधित विशिष्ट समस्याओं के कारण विशिष्ट होंगे। ये विशिष्ट बालक इसी प्रकार के सामाजिक आर्थिक परिवार से आते हैं। इनके समायोजन की विशिष्ट समस्याएं होती हैं और अध्यापक को उनका विशिष्ट ढंग से समाधान करना पड़ता है। उपरोक्त सभी परिभाषाएं विशिष्ट एवं सामान्य बालकों के बारे में हैं, अतः यह जानना आवश्यक हो जाता है कि सामान्य बालकों की
क्या विशेषताएं हैं तथा विशिष्ट तथा सामान्य बालकों में क्या अंतर है। सामान्य बालक की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वे शारीरिक रूप से सुडौल एवं स्वस्थ होते हैं। नंबर 2, वे मानसिक व शारीरिक बीमारियों से दूर होते हैं। नंबर 3, उनका जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। वे स्नेह, सहयोग, दया, सहनशीलता, भाईचारा आदि गुणों से भरपूर होते हैं। उनकी शैक्षिक उपलब्धि उचित होती है। उनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच की होती है। उनमें क्रोध, ईर्ष्या, हिंसा आदि का भावना कम होती है। वे स्वयं को घर, विद्यालय तथा समाज में आसानी से समायोजित कर लेते हैं। उनका दृष्टिकोण आशावादी होता है तथा वे जीवन को उचित ढंग से जीते हैं। वे मध्यम सोच के होते हैं, बहुत अधिक महत्वाकांक्षा नहीं रखते हैं। वे जीवन को व्यवहारिक ढंग से जीते हैं। वे सदा सादा जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। वे प्रायः संतोषी स्वभाव के होते हैं तथा समय व आवश्यकता अनुसार स्वयं को समायोजित कर लेते हैं। तो कितनी बातें हैं जो विकलांग होते हैं उनके बारे में बताया गया है कि ये किस किस तरह अपने जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत इनके अंदर सहनशीलता होता है, आशावादी होते हैं, दृष्टिकोण होते हैं और इनकी जो बुद्धि लब्धि है 90 से 110 के बीच होती है और क्रोध है, ईर्ष्या है, हिंसा आदि की भावना कम होती है। यानी इनके अंदर क्रोध कम होता है, ईर्ष्या कम होती है और इनके जो इतने सारे कारण होते